नाज़रीन, इस्लामाबाद में ईवान सदर में सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था। सुबह सवेरे सदर अयूब के कमरे का दरवाजा खुला और उनका मुलाजिम जो सुबह की चाय लेकर आया करता था वो उनके दरवाजे पर पहुंचा। उसके पास एक ट्रे थी जिसमें चाय के बर्तन और कुछ खाने पीने की चीजें थी। ये सदर अयूब खान का रोज का मामूल था। उनके मुलाजमीन ने भी ये सारा मंजर देखा और अलर्ट हो गए कि सदर जल्द ही कमरे से बाहर आ जाएंगे। मुलाजिम अंदर गया और फिर खाली बर्तन लेकर वापस आ गया। अयूब खान चाय पी चुके थे, लेकिन ना जाने क्यों वो सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकले। उनके ऑफिस का सारा काम कमरे में ही होता रहा। शायद उनकी तबीयत खराब थी। मुलाजमीन में से किसी को पूछने की जरूरत नहीं हुई, लेकिन उन मुलाजमीन से लेकर ईवान सदर के सिक्योरिटी गार्ड्स तक को ये मालूम नहीं था कि सदर अयूब अपने कमरे में थे ही नहीं। वो खुफिया तौर पर एक लंबे मगर खतरनाक सफर पर रवाना हो चुके थे। एक ऐसा सफर जिसने पाकिस्तान और जनरल अयूब खान के सियासी कैरियर का मुस्तकबिल तय करना था। सदर अयूब खान अचानक कहां गायब हो गए? 1965 की जंग का ये नाजुक मोड़ क्या था और इसका नतीजा आखिर क्या बरामद हुआ? क्या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक फैसला कुन फतह और कश्मीर हासिल करने का मौका दूसरी बार गवा दिया? इन सब सवालात पर इस वीडियो में बात करेंगे। हमेशा की तरह हमारी अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि वो किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा जरूर देखें। इसके बाद कमेंट्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। सदर अयूब खान के ईवान सदर से गायब होने का ये नाकाबिले फरामोश वाकया दरअसल 1965 की जंग के दौरान पेश आया था, लेकिन इसके कुछ ताने बाने चंद साल पहले होने वाले इन वाकयात से जुड़े थे, जिसके नतीजे में आखिरकार 1965 की जंग हुई थी। इनमें से एक अहम वाकया दरअसल 1962 की चीन भारत जंग यानी साइनो इंडिया वॉर थी। इस जंग में चीन ने भारत को बुरी तरह शिकस्त दी थी। चाइनीज आर्मी को भारत के खिलाफ कामयाबी हासिल करने के लिए किसी गैर मुल्की ताकत की मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी। हालांकि भारत को अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों से जदीद असलहा मिल रहा था, जबकि चीन को कोई बड़ी फौजी मदद हासिल नहीं थी। हत्ता कि इसका पुराना इत्तेहादी रूस भी इसके दुश्मनों की सफ में खड़ा हो चुका था। इन हालात में चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने दम पर भारतीय हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया था और बहुत से इलाकों पर कब्जा भी कर लिया था। इस जंग में चीन ने पाकिस्तान को ऑफर की थी कि वो भी भारत के खिलाफ दूसरा फ्रंट खोल ले तो कश्मीर पाकिस्तान का हो सकता है। लेकिन अयूब खान की ये बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने चीन की पेशकश नहीं मानी और अमरीकी दबाव में आकर कश्मीर पर हमला नहीं किया। इस तरह कश्मीर हासिल करने का सुनहरी मौका उन्होंने गवा दिया। लेकिन इस जंग में भारत को जिस तरह शिकस्त हुई थी, इससे सदर अयूब खान के हौसले और भी बढ़ गए थे। उन्हें लगने लगा था कि अब वो भारत के खिलाफ कोई बड़ी जंग शुरू कर दें तो भारतीय फौज चीन की तरह पाकिस्तानी फौज का भी मुकाबला नहीं कर सकेगी, बल्कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर पर भी कब्जा कर सकती है। इस ख्याल को मजीद ताकत इस वक्त मिली जब 1965 के शुरू में पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ सेक्टर की लड़ाई में भारत को बुरी तरह शिकस्त दे दी। इस जंग में तकरीबन 1000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़े था, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके बाद जनरल अयूब खान की हिदायत पर पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर को भी भारत से वापस लेने की तैयारियां शुरू कर दी। इससे पहले नुक्ता की एक वीडियो में हमारे नाजरीन 1965 की पाक भारत जंग की मुकम्मल कहानी देख चुके हैं, इसलिए इस वीडियो में इस जंग की मुकम्मल तफसील नहीं बताई जाएगी। सिर्फ इस वाक़े पर फोकस किया जाएगा कि जंग के दौरान वो क्या हालात हो गए थे कि सदर अयूब खान को खुफिया तौर पर अपने कमरे से गायब होना पड़ा था। 1965 की जंग के शुरू के चंद दिनों में तो पाकिस्तान को जबरदस्त कामयाबियां मिली थीं। पाकिस्तान ने मशरकी पंजाब और राजस्थान में भारत के बहुत से इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन भारतीय फौज पाकिस्तान से कहीं ज्यादा तादाद में थी। इंडिया
इंडिया सरहद पर मुसलसल अपनी फौज बढ़ाता जा रहा था। हर रोज ताजा दम फौजी दस्ते मैदान जंग में झोंके जा रहे थे। भारत को दूसरे मुल्कों से मुसलसल असलहा भी मिल रहा था। दूसरी तरफ पाकिस्तान की पोजीशन दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। पहला मसला तो ये था कि पाकिस्तान के पास फौज की तादाद भारत के मुकाबले में बहुत ही कम थी। पाक फौज के जवान कई रोज से मुसलसल हालत जंग में थे, लेकिन उन्हें ताजा दम कुमक नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि इसके लिए ज्यादा जवान ही दस्तयाब नहीं थे। पाकिस्तान के साथ दूसरा सबसे बड़ा मसला ये था कि भारतीय फौज को तो मुसलसल हथियार मिल रहे थे, लेकिन पाकिस्तान को नहीं मिल पा रहे थे। अमेरिका, जो खुद को पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी कहता था, उसने अपने दोस्त की पीठ पर छुरा घोंप दिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को असलहे की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। 11 सितंबर 1965 को सेक्रेटरी दिफा नजीर अहमद ने जनरल अयूब को बताया कि बाज ममालिक ने पाकिस्तान को असलहा देने से भी इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान को ना हथियार मिल रहे थे, ना तोपों के लिए गोला बारूद था, और ना ही लड़ाका तैयारों के लिए स्पेयर पार्ट्स दस्तयाब थे। अमेरिकी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान की बर्री और फिजाई अफवाज के सरबराहान सख्त परेशान थे। खास तौर पर आर्मी चीफ जनरल मूसा को ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि फौज के लिए जरूरी स्पेयर पार्ट्स और असलहा कम होता जा रहा था। इससे पाकिस्तानी तोपखाने की दुश्मन पर बमबारी करने की सलाहियत कम हो सकती थी। ऐसा होने की सूरत में भारत के लिए पाकिस्तानी इलाकों में पेशकदमी करना ज्यादा आसान हो जाता। ये मसाइल पाक फजाइया को भी दरपेश थे। गो के पाक फजाइया दुश्मन के तैयारों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन इसे थोड़ा थोड़ा नुकसान भी पहुंच रहा था। तैयारों के स्पेयर पार्ट्स न होने की वजह से ये खतरा बहरहाल मौजूद था कि कहीं पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अपने तैयारे ग्राउंड ही ना करने पड़ जाएं, यानी अमरीकी असलहे के बगैर पाकिस्तान की रिवायती जंग लड़ने की सलाहियत कमजोर हो सकती थी। सदर अयूब खान नहीं चाहते थे कि जंग तवील होने की सूरत में भारत किसी पाकिस्तानी इलाके पर कब्जा करने में कामयाब हो जाए। हथियारों और जवानों की शदीद कमी की वजह से सदर अयूब खान पर सीज फायर के लिए भी आलमी दबाव बढ़ रहा था। अमेरिका और रूस दोनों ताकतों को मालूम था कि पाकिस्तान के लिए तवील जंग करना मुश्किल होगा। उन्होंने भी पाकिस्तान पर सीज फायर के लिए दबाव बढ़ा दिया, क्योंकि दोनों की हमदर्दियां भारत के साथ थीं। रूस तो भारत का पुराना इत्तेहादी था, लेकिन अमेरिका भी 1962 की चीन भारत जंग के बाद नई दिल्ली का हामी बन गया था। अंकल सैम का ख्याल था कि अगर भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हुई तो वो कमजोर हो जाएगा और भारत कम्युनिस्ट चीन से मुकाबला करने के काबिल नहीं रहेगा। अब अमेरिका भी पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था कि वो भारत के साथ सीज फायर कर ले, जबकि रूस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सालसी कराने के लिए तैयार था, और इस सालसी पर बज़ाहिर अमेरिका को भी कोई एतराज नहीं था। इन हालात में सदर अयूब खान की आखिरी उम्मीद अब चीन रह गया था। जंग के आखिरी दिनों में उन्होंने भारत के बढ़ते हुए फौजी दबाव और अमेरिकी और रूसी पॉलिटिकल प्रेशर का मुकाबला करने के लिए चीन जाने का फैसला कर लिया। चीन ने जंग में पहले दिन से ही पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की थी। 65 की जंग मसला कश्मीर की वजह से शुरू हुई थी, इसलिए चीन ने 17 सितंबर को यह बयान जारी किया, जिसमें इंडिया से कहा गया कि वो मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करे। पाकिस्तान ने चीन के इस बयान का खैर मकदम किया था, जबकि यही वो वक्त था जब मगरबी ताकतों ने पाकिस्तान पर सीज फायर के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया था। खुद पाकिस्तान भी मसला कश्मीर को फौजी ताकत की बजाय सिफारती ताकत से हल करने के हक में था। ऐसे मौके पर सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने मुनासिब समझा कि वो अपने देरीना हलीफ और दोस्त अवामी जमहूरिया चीन के वजीर आजम चुआन लियो से बराह रास्त मुशावरत करें। चुनाचे 19 और 20 सितंबर की दरमियानी रात सदर अयूब खान खुफिया तौर पर ऐवान सदर से निकले और पिशावर पहुंच गए। यहाँ से वो एक तैयारे के जरिए खुफिया तौर पर चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग चले गए। ऐवान सदर में किसी को मालूम ही नहीं था कि सदर अयूब खान अपने कमरे में मौजूद नहीं है, इसलिए ऐवान सदर में रोजमर्रा के मामूल को
सख्ती से बरकरार रखा गया था। अयूब खान के लिए सुबह की चाय ले जाने वाला इसी तरह बर्तन सजाकर उनके कमरे तक ले गया और खाली ट्रे वापस लाया। ईवान सदर के सिक्योरिटी गार्ड्स तक को भी ये शायबा ना हुआ कि अयूब खान अंदर मौजूद नहीं है। इस दौरे में जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के हमरा थे। दोनों ने चीन के वजीर आजम और मार्शल चन जी के साथ 2 तवील मुलाकातें की। अयूब खान ने चीनी रहनुमाओं को सूरत हाल की तफसीलात से आगाह किया और उन्हें बताया कि इंडिया ने किस तरह अपनी ज्यादा तादाद की कुव्वत के बलबूते पर जंगी बर्तरी हासिल करना शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी बताया कि इंडिया को मगरबी ममालिक की मुसलसल हिमायत हासिल है जो सोवियत यूनियन को सालसी का किरदार अदा करने पर आमादा कर रहे हैं। चीनी वजीर आजम ने कहा कि दुश्मन की सिर्फ ज्यादा तादाद अवाम के अज़्म को शिकस्त नहीं दे सकती। दरअसल चाइनीज लीडरशिप पाकिस्तान को ये मशवरा दे रही थी कि वो रिवायती जंग छोड़कर दुश्मन के खिलाफ गुरीला जंग की तैयारी करें, यानी दुश्मन अगर लाहौर समेत पाकिस्तान के ज्यादातर इलाकों पर कब्जा भी कर ले तो भी दुश्मन के खिलाफ एक लंबी गुरीला जंग लड़ी जाए। जंग को इतना तूल दिया जाए कि दुश्मन के छक्के छूट जाएं और वो थक कर शिकस्त खा जाए। चीन ने 1949 में कम्युनिस्ट इनकलाब के दौरान तवील जंग और गुरीला ऑपरेशंस की स्ट्रेटेजी को इंतहाई कामयाबी से इस्तेमाल किया था। 1950 से 1953 तक कोरिया की जंग के दौरान भी चीन ने लड़ाई को 3 साल तक तूल देकर अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यही टेक्निक पहले फ्रांस के खिलाफ वियतनाम में इस्तेमाल हुई थी और अब अमेरिका भी इस जाल में फंसता नजर आ रहा था। इस सूरत हाल में चाइनीज लीडरशिप को लगता था कि पाकिस्तान भी इसी स्ट्रेटजी से फायदा उठाकर भारत के दांत खट्टे कर सकता है। मगर एक अहम मसला ये था कि फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान को इस चाइनीज स्ट्रेटजी से इत्तेफाक नहीं था। एक तो पाकिस्तान चीन की तरह बहुत बड़ा मुल्क नहीं था जहां तवील जंग लड़ी जा सके। दूसरा ये कि अयूब खान लाहौर समेत अहम शहरों को भारत को सरेंडर करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इससे पाकिस्तानी अवाम और फौज का मोराल डाउन हो सकता था। उन्होंने चाइनीज लीडरशिप को ये भी कहा कि पंजाब का मैदानी इलाका दुश्मन की बढ़ती हुई फौजों के खिलाफ गुरीला कार्रवाइयों के लिए मुनासिब नहीं है। इस मरहले पर मार्शल चेन जी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि हर छोटी बड़ी नहर और टीले को मोर्चे के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। चीनी दोस्तों ने पाकिस्तान से कहा कि उन्हें मुज़ाकरात की मेज पर आने की बजाय एक तवील जंग लड़ने पर आमादा हो जाना चाहिए। अयूब खान ने पूछा कि आपका ये दबाव कब तक बरकरार रहेगा। चौइन लाई ने अयूब खान की आंखों में आंखें डालकर कहा कि जब तक आपको इसकी जरूरत होगी, खा आपको पहाड़ों तक पसपा क्यों ना होना पड़े। चीन ने पाकिस्तान से वाज़े तौर पर कहा कि अमेरिका और रूस दोनों नाकाबिले एतबार हैं और पाकिस्तान को ना उनके सामने झुकना चाहिए और ना इन पर एतमाद करना चाहिए। अयूब खान हैरान थे कि वो इस गैर मशरूत पेशकश का आखिर क्या जवाब दें। उन्होंने कहा कि जनाब वजीर आजम, मेरा ख्याल है कि आप कुछ उजलत का मुजाहिरा कर रहे हैं। चीनी वजीर आजम ने मुस्कुराते हुए अयूब खान को एक बार फिर अमरीकी दबाव के सामने झुकने से बाज रहने का मशवरा दे डाला। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को रूसियों के जाल में भी नहीं फंसना चाहिए, वो नाकाबिले एतमाद हैं और ये बात आपको आखिरकार खुद ही पता चल जाएगी। बातचीत के इख्तिताम तक ये वाज़े हो चुका था कि अगर पाकिस्तान चीन की मुकम्मल हिमायत चाहता है तो उसे एक तवील जंग के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इस जंग में लाहौर और बाज़ दीगर शहर दुश्मन के कब्जे में भी जा सकते थे। चीनी रहनुमाओं का ख्याल था कि पाकिस्तान को पहुंचने वाला हर नुकसान पाकिस्तान के अवाम को मुत्तहिद करने का बाइस होगा और इंडियन फौजें अवामी मुज़ाहमत के नरगे में फंस कर रह जाएंगी। मगर जुल्फिकार अली भुट्टो और अयूब खान दोनों में से कोई भी इस काम के लिए तैयार नहीं था। चाइनीज लीडरशिप से मुज़ाकरात के बाद इसी शाम को यानी 20 सितंबर को सदर अयूब खान जिस खामोशी से गए थे उसी खामोशी से वापस लौट आए। वो दोनों ये जहन बना चुके थे कि अब जंग बंदी के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि तवील जंग की हिकमत अमली पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित हो सकती है। इस दौरान 20 सितंबर को जब ये दोनों शख्सियात चीन में थीं तो सिक्योरिटी काउंसिल ने जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली थी। पाकिस्तान और इंडिया से कहा गया था
کہ वो 22 और 23 सितंबर की दरमियानी रात जंग बंद कर दें। इस मरहले में पाकिस्तान ने वजीर खारजा जुल्फिकार अली भुट्टो को सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए रवाना कर दिया। उन्होंने 22 सितंबर को यूएनओ में बड़ी पुरअसर तकरीर की। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि पाकिस्तान पर एक बड़े मुल्क ने हमला किया है और इस वक्त हम अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अपनी बका की खातिर अगर हमें इंडिया से 1000 साल तक लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। अभी उनकी तकरीर जारी थी कि इसी दौरान उन्हें सदर अयूब खान का एक तार लाकर दिया गया। इस तार में सदर अयूब खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जंग बंदी की करारदाद मंजूर करने पर आमादगी का इजहार किया था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस तार में लिखी हुई बातें सलामती कौंसिल के अरकान को पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क जंग बंदी करने पर आमादा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा को मसला कश्मीर का हल तलाश करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा से अलग हो जाएगा। इस जंग के दौरान ही सोवियत यूनियन ने पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दरमियान एक पुरअमन मुआहिदे का बंदोबस्त कर लिया था। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की करारदाद के मुताबिक जंग बंदी हो गई। अब रूस में पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात और मुआहिदे के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गईं। लेकिन जनरल अयूब खान अब भी रूस को सालिस बनाने पर आमादा नहीं थे। वो दिसंबर 1965 में वाशिंगटन गए और अमरीकी सदर जॉनसन से मुलाकात की। उन्होंने अमरीकी सदर को खबरदार किया कि बरसगीर के मामलात में सोवियत यूनियन का फैसला कुन किरदार अदा करने की इजाज़त देना गैर दानिशमंदाना फैसला होगा। मगर अमरीका और उनके मगरबी इत्तेहादियों ने सदर अयूब खान की इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया। उनका ख्याल था कि सिर्फ सोवियत यूनियन ही आलमी सतह पर किसी ऐसी महाजराई को रोक सकता है जिसमें चीन और पाकिस्तान एक जानिब हों और सोवियत यूनियन और इंडिया दूसरी जानिब। अमेरिका ने पाकिस्तान को यह भी बावर कराया कि हम वियतनाम की जंग में बुरी तरह उलझे हुए हैं। इसके अलावा चीन को बरसगीर के मुज़ाकरात में कोई किरदार देना खतरे का बायस हो सकता है। सोवियत यूनियन भी किसी सूरत में चीन के साथ कोई झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए रूस की सालसी ही बेहतर है। अयूब खान अमेरिका से मायूसी के आलम में वापस लौट गए। जनवरी 1966 में सोवियत यूनियन की जमहूरिया उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में मुज़ाकरात शुरू हो गए। इन मुज़ाकरात में वज़ीर ख़ारजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी सदर अयूब खान के साथ थे। मुज़ाकरात 7 दिन तक जारी रहे। इस दौरान सोवियत वज़ीर आज़म कोसिजियन ने सदर अयूब को इंडिया के साथ समझौते पर रजामंद कर लिया। यूं 10 जनवरी 1966 10th of January 1966 को सदर अयूब खान और वज़ीर आज़म शास्त्री ने मुआहिदा ताशकंद पर दस्तखत कर दिए। इस मुआहिदे के तहत दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के इलाके वापस कर दिए। मुआहिदा ताशकंद पर दस्तखत सदर अयूब खान की सियासी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। यही वो मुआहिदा था जिसकी बिना पर पाकिस्तानी अवाम में उनके खिलाफ गमो गुस्सा की लहर पैदा हुई और बिलाखिर अयूब खान को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा। पाकिस्तानी अवाम का आज तक यही ख्याल है कि पाकिस्तान ने मसला कश्मीर को ताशकंद की सरजमीन पर हमेशा के लिए दफन कर दिया। वो जंग जो खुद हुकूमती दावों के मुताबिक मैदान में जीती जा चुकी थी, मुआहिदे की मेज पर हार दी गई। शायद अयूब खान ने वाकई जल्दबाजी में जंग बंदी का फैसला किया था। अगर वो कुछ दिन और जंग में डटे रहते तो भारत से जंग जीती जा सकती थी। खास तौर पर चाइनीज आर्मी पाकिस्तान की मदद के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन अयूब खान रूस और अमेरिका के धोखे में आकर मुआहिदा ताशकंद कर बैठे। इस तरह जंग हारने के साथ उनका सियासी कैरियर भी खत्म हो गया। अगर मुआहिदा ताशकंद नहीं होता तो शायद आज कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होता और अयूब खान एक हीरो की तरह तारीख में हमेशा जिंदा रहते। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पाकिस्तान, इंडिया और आलमी ताकतों के बारे में और भी कई दिलचस्प वीडियोस मौजूद हैं। आप इन लिंक्स पे क्लिक करके इनके बारे में जान सकते हैं।